नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत शर्मा साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, नरेंद्र मोदी जी का देर रात वीडियो आया, उन्होंने फाइनली तमाम सारी बातें कही, मुंह खोला फाइनली और किसी तरीके से। हालांकि वो वीडियो ऐसी रही जिस पर नरेंद्र मोदी जी के चुप्पी पर जितने सवाल थे उतनी ही उस वीडियो पर भी ट्रोलिंग हो रही है। पता नहीं किन परिस्थितियों में कहाँ थे, क्या कर रहे थे कि और उस तरीके से वो वीडियो आ गई। तो ये उस पर भी बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि इन सारी चीजों से विपक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया, उस पर भी राहुल गांधी ने वही बात कही कि नहीं नहीं, पहले ये तीन जो मांगे हैं उन पर बात करिए, उन पर काम करिए और फिर कोई चीज होगी। वीडियो उन्होंने जारी की, उसके बाद भी वो वही बात कह रहे हैं कि नहीं सर, पहले ये तीन काम, जो तीन मांगे हैं इस देश में यूथ की, युवाओं की, जनजी की, पहले आप उस पर काम करिए और फिर कोई भी चीज होगी, कोई भी बात होगी। एक राहुल गांधी की बाइट है छोटी सी, वो सुनाता हूं, फिर उसके बाद सवाल पर आता हूं। सुनाइए जरा। ठीक है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होने पर। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है। तीन मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। These are the three conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिना प्रधान को हटाए कोई बात, कोई चर्चा में नहीं होगी, सदन के अंदर, सदन के बाहर। नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का नाम नहीं लेना चाहते हैं। सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात नहीं करना चाहती है। जितने भी रास्तों से अभी तक सरकार ने कोई भी कदम बढ़ाया है उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कहीं नहीं है। क्या ये टकरार ऐसी ही चलती रहेगी, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जहां तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात है, सरकार को दो ही लोग चलाते हैं और उनकी टेबल पर अगर धर्मेंद्र प्रधान की हटाने की कोई बात आएगी तो वो अंतिम विकल्प के तौर पर ही उपलब्ध है, उससे पहले उपलब्ध नहीं है। चाहे उसके लिए संसद का ये सत्र होम करना पड़ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो राहुल गांधी ने कहा वो विपक्ष की नहीं, इस पूरे देश की जेन जी की आवाज। और जो व्यक्ति सरेआम इस तरीके से नकारा घोषित हो गया हो, उसके बावजूद भी उसको पद पर बनाना केवल केवल एक जिद तो हो सकती है, आपकी आपके अहंकार की तुष्टि तो हो सकती है, लेकिन ना तो इस देश में मोदी जी का कोई अच्छा संदेश जाएगा इस जिद से, ना जन जी किसी भी तरीके से उनके साथ आने वाली है। प्लस विपक्ष को इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए। सरकार बहुत जबरदस्त पैनिक में है। इसका एक उदाहरण आपने रात को 11:51 पे देखा। मोदी जी ने किस अवस्था में वो वीडियो जारी किया, जिसका कोई सिर नहीं है, कोई पैर नहीं है। मसौदा को मसद्दा बोल रहे हैं, पता नहीं कैसे क्या सारा। और उसमें उस वीडियो को भी अगर आप देखेंगे तो मोदी जी की कैसे खिल्ली उड़ाई है पूरी जन जी ने, ये भी मोदी जी की ही टाइमलाइन पे देखा जा सकता है, एक्स के ऊपर अगर आप देखना चाहें तो। ऐसी भदपिटी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बेसिकली राम प्रकाश जी, इस पूरे मुद्दे को अगर मोदी जी की सरकार की उसमें समझेंगे आप, तो बेसिकली सरकार से एक बहुत बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर मिसकैलकुलेशन हो गया। सरकार ने किसान आंदोलन से लेकर के पहलवानों के आंदोलन से लेकर देश में जितने भी आंदोलन हुए, उनको कितना बेरहमी और ब्रुटली उनको कुचला है, उसका उनको ओवर कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि हमें तो कोई परवाह ही नहीं। और जो चीज एक दिल्ली में 10-20 लोगों के प्रदर्शन से शुरू हुई थी, आज उस देश में करोड़ों छात्र सड़कों के ऊपर है, युवा सड़कों के ऊपर है। तो ये क्लियरली मिसकैलकुलेशन है और ये अंडर एस्टिमेशन है सामने जो विरोध की आवाज है उनको लेकर के। प्लस कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर भी है कि सरकार उस ना तो उसको प्रॉपर इनपुट मिला और ना उस पूरे के पूरे जो परिस्थिति बन रही थी सरकार उसको आकलन कर पाई, और उसी का परिणाम है कि आज ये डेढ़ लोग आके खड़ा हो गए।
एक बात तो ये बड़ी स्पष्ट रखिएगा, मोदी जी का पैनिक उनके चेहरे पे दिखता है। मुझे आप एक बात बताइए, एक दिन में मोदी जी 2 बार बैकफुट पे आए कि नहीं आए? मोदी जी तो कभी समसामयिक विषयों पे कभी रिएक्ट ही नहीं करते, कभी बात ही नहीं करते। और अब हालत ये है कि पार्लियामेंट इज इन सेशन और मोदी जी रील बनानी पड़ रही है उनको रात को 11:51 पे, या सुबह सुबह ट्वीट लिखना पड़ रहा है। क्या मोदी जी तो सदन में खड़े होकर ये कहते थे, राम प्रकाश जी, कि एक अकेला सब पर भारी? बहुत पुरानी बात नहीं, सारा देश ने देखा, वो सब कुछ याद है सबको। और वो प्रधानमंत्री संसद में आकर के अपने ही देश के युवाओं के मुद्दे पर बात नहीं कर सकता क्या? क्या प्रधानमंत्री आकर के इस सारे जो डेडलॉक बना है इसको वो क्लियर नहीं कर सकते? कल सुबह जब उन्होंने 9:07 पर ट्वीट किया तो हाउस शुरू होने में तो 2 ही घंटे बचे हुए थे, पार्लियामेंट में कर लेते, सारी बातें कर लेते, कोई समस्या थी क्या उसके अंदर? और ये जो कड़े कानून फलाने करो, मसविदा बढ़ाएंगे, फला करेंगे, ये तो आपने 2024 में भी किया था। और दुर्भाग्य देखिए, कल जिस समय मोदी जी ये ट्वीट कर रहे थे उसी समय क्या खबर छपी कि 2024 के पेपर लीक माइंड जो मास्टरमाइंड है उसको सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। जिस समय प्रधानमंत्री वो घोषणा कर रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, उसी टाइम सीबीआई से उसको क्लीन चिट मिल रही है। वो खबरें भेजी है मैंने, दिखा दीजिएगा दर्शकों को ताकि सनद रहे। तो रामप्रकाश जी मॉर्निंग के अंदर ट्वीट करके जिसका कोई सिर ना पैर, रात को जो रील बनाई आपने उसमें कहीं आंदोलन का जिक्र है, उसमें कहीं आंदोलनकारियों का जिक्र है, उसमें कहीं आंदोलन की मांगों का जिक्र है। कितनी क्रूरता है भाई, कितना अहंकार है रामप्रकाश जी, किस बात का अहंकार है? ये जिस पद पे आप बैठे हो, ये पद इन्हीं युवाओं का, इनके अभिभावकों का, इनके प्रियजनों का दिया हुआ पद है आपको। आप इसको कहीं से लेके नहीं आए थे नॉन बायोलॉजिकली। आपने किसी भी मुद्दे पर चर्चा की? रील में क्या बात कर रहे हैं, बताइए आप। लेकिन सर यूथ को, लेकिन सर उन्होंने इस पूरे प्रदर्शन के लोगों को, जैसा अभी जिक्र हो रहा है कि वो कहीं वो एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। और मैंने अभी राहुल गांधी की बात की, राहुल गांधी क्यों, पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया गठबंधन यही तो एक मांग कर रहा है। उनकी सबसे पहली मांग यही है जो इस आंदोलन की शुरुआत में थी, नरेंद्र मोदी की इस्तीफे से बाद में सीजेपी की एंट्री और सोनम वांगचुक की एंट्री होने के बाद वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आ गई थी। अब तो विपक्ष वही कह रहा ना कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। कुछ और संसद में जिस तरीके से विरोध हुआ है, सदन के संसद के अंदर विपक्ष ने जिस तरीके का विरोध किया है, मैं वो भी दिखा देता हूं दर्शकों को, दिखाइए जरा। सर इस देश में यूथ क्या, इन चुने हुए सांसदों को भी मोदी जी कहाँ एड्रेस कर रहे हैं? उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि इस तरीके का कोई प्रोटेस्ट, कोई प्रदर्शन, कोई मांग चल रही है। नहीं, मोदी जी तो अलूफ रहते हैं ना जी। मोदी जी इन चीजों को एक्नॉलेज ही नहीं करती है, तो उनकी खासियत है। लेकिन त्रासदी तो देखिए आप कि जिस सदन के अंदर कुछ साल पहले मोदी जी खड़े होकर के पूरे अहंकार में ये कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी, आज वहां पर क्या नारे लगे हुए, गली गली में शोर है, मोदी शायद चोर है। प्रधानमंत्री जी के लिए छोटी चीज है क्या? जिस किस्म का उनका स्वभाव है, क्या उनको आकर के इसको एड्रेस भी कर लेना चाहिए? लेकिन उनको पता है कि यहाँ पे बखियां उधेड़ दी जाएगी। आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र किया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी जी के लिए पेंडोराज बॉक्स है, राम प्रकाश जी, हम सबको समझना पड़ेगा। विपक्ष इस पे क्यों जोर दे रहा है, ये सबको देखना पड़ेगा। आज आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर दे लेते हो तो मोदी सरकार की ये स्पष्ट तौर पर नैतिक हार होगी और विपक्ष इसको बड़े पैमाने पर, फिर यहीं तक नहीं रुकेगी बात। जैसे ही ये इस्तीफा होगा, अगला नंबर किसका होगा आपको पता है? श्रीमान राजनाथ सिंह का। किस बात पे? कि ऑपरेशन सिंदूर में 6 जवान शहीद हुए और उन्होंने इसी सदन के अंदर खड़े होकर झूठ बोला, याद है आपको? वो उसका नंबर आएगा। वित्त मंत्री ने जिस तरीके से अर्थव्यवस्था का अनर्थव्यवस्था किया है, उसका नंबर आएगा। गृह मंत्री जी दिल्ली में छात्रों के ऊपर जिस तरीके से ये सारा काम हुआ और हमला हुआ पुलिस का, सीआरपीएफ का, गृह मंत्री का नंबर आएगा।
मणिपुर का जिक्र आते ही गृह मंत्री का नंबर आएगा। विदेश मंत्रालय की की पूरी जो कूटनीति है, उसमें जो सत्यानाश किया है इन्होंने मिलजुल के, उसकी क्या, आपको क्या लगता है फिर जयशंकर का नंबर आएगा? और जहां जहां मोदी जी के नाम है, उसके बाद कहां नंबर आएगा, किस पे टिकेगी जाके बात? तो देर इज नो एंड। इसीलिए मोदी जी को कभी ट्वीट करना पड़ रहा है, इसीलिए मोदी जी को कभी रील बनानी पड़ रही है। लेकिन हकीकत यह है कि मोदी जी इस बात को जान चुके हैं कि आने वाले दिन उनके लिए अच्छे कतई नहीं। इस बात में आप कोई शक मत मानिए। जो वीडियो संदेश उन्होंने जारी किया, उसमें अपनी जान खुद लेने वाले बच्चों का उन्होंने कोई जिक्र किया? राम प्रकाश, देखिए त्रासदी देखिए आप, इस देश का 76 साल का प्रधानमंत्री, जिन बच्चों ने अपनी जान ले ली, उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में कुछ नहीं कहा, पुलिस की बर्बरता के बारे में कुछ नहीं कहा, विपक्ष के साथ बातचीत के बारे में कुछ नहीं कहा, सीजेपी का नाम नहीं लिया। तो ये क्या चीज है? ये खोखली बातों के जरिए केवल एक कोशिश। और आपने गौर किया होगा कि प्रधानमंत्री ने इसमें आंदोलनकारी छात्रों, युवाओं का कोई भी नोटिस ही नहीं लिया, उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं स्वीकारी कि वो अस्तित्व में भी है नहीं। हवा में छात्रों की तकलीफों की बात की, हवा हवाई, जो वो हमेशा से ही करते हैं। प्रधानमंत्री सीधे आंदोलनकारी छात्रों को संबोधित करते हुए उनसे निवेदन कर सकते थे कि हम पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बढ़ा रहे हैं, कानून ला रहे हैं, आप कृपया मुझ पर भरोसा कीजिए और आंदोलन वापस ले लीजिए। किया क्या उन्होंने? नहीं किया। अपनी सरकार के विरोधियों को तो संबोधित कर ही नहीं सकते। जो विपक्ष जिसकी आप बात कर रहे थे, उसको तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं मानते, और अब इस आंदोलन को भी नॉन एग्जिस्टेंट उन्होंने मान लिया। कल के संदेश में विपक्ष को भी संबोधित कर सकते थे, वो भी नहीं किया। ये उनका अनुरोध मानते या नहीं अलग बात है, मगर प्रधानमंत्री में इतनी विनम्रता तो होनी चाहिए थी कि कम से कम उन चीजों को एक्नॉलेज तो करो। लेकिन विनम्रता की शैली ही नहीं है बीजेपी। विनम्रता तो सीखी ही नहीं मोदी जी ने। विनम्रता का व्यय आरएसएस के सिलेबस में ही नहीं है। अकड़ का पूरा गोदाम है। भरा हुआ माल बेशक सड़ जाए, लेकिन गोदाम को खाली नहीं करेंगे, अकड़ कम नहीं करेंगे। और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात है, इससे ब्यूरोक्रेटिक टेंगल के अलावा क्या चीज है? पहले भी बढ़ाए फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्या हो गया? जब कल फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा कर रहे थे, तभी तो बताया कि किस तरीके से जो पिछला था, जो मुख्य एक्यूज था, उसको क्लीन चिट मिल गई। कल ही की तो खबर है। तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली मोदी जी केवल क्रेडिट लेना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको सिखाई नहीं गई आज तक इस धरती पे। क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल, इसलिए मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं। जब से उन्होंने मृत्यु लोक में अवतार लिया है, आज तक मोदी जी ने किस चीज की जिम्मेदारी ली है? गोधरा से लेकर के प्रभु श्री राम का चंदा चढ़ावा चोरी तक, और अब ये छात्रों की मौत से लेकर के पेपर लीक तक, किसी भी चीज की मोदी जी ने कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही ली है क्या? तो इसमें कैसे लेंगे वो? मुकदमेबाजी होती रहेगी, जो कुछ होना होता रहेगा। लेकिन सवाल ये कि 22 लाख छात्रों का जो भविष्य खराब किया जिस व्यक्ति ने, उस शिक्षा मंत्री को हटाना मोदी जी को मंजूर नहीं है। और वो अब जहां तक उनकी चलेगी वो नहीं करेंगे। 2 अधिकारियों की बदली कर दी। वो अधिकारी कौन लगाया शिक्षा में, उसका सारा कच्चा चिट्ठा सुबह से खुल गया कि उन्होंने कैसे सब्सिडी ली करोड़ों रुपए की। तो बेसिकली पूरे का पूरा अखबार क्या बता रहे हैं कि 2002 से लेकर 25 तक पेपर लीक के ऐसे 45 ऐसे बड़े मामले हुए हैं, जिनसे 1 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ था। केवल 2 मामलों में सजा हुई। तो आंदोलनों का जवाब नौकरशाह हटाने से थोड़ी होगा राम प्रकाश जी। वो तो मिस्टर जो क्या नाम उनका, धर्मेंद्र प्रधान की विदाई से होगा। उसके लिए मोदी जी तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये कर दिया तो इसके बाद ये अनंत गाथा हो जाएगी। इसीलिए वो किसी भी उस पर आखिर तक जाएंगे। अब आप देखिए आज जिस तरीके से राहुल गांधी खड़े हुए हाउस के अंदर, क्योंकि अपने जो कानून अपने क्या नाम है संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू, उन्होंने उनका नाम लिया कि हम राहुल जी से कहते हैं कि वो अपने सांसदों से चर्चा के लिए गए। तो राहुल गांधी उस पर खड़े होंगे या नहीं जब उनको एड्रेस किया जा रहा है? खड़े होते ही उनका माइक बंद। राज्यसभा के अंदर आज लगातार 5वां दिन था। जैसे ही खड़गे साहब ने छात्र शब्द बोला, छात्रों का आंदोलन, छात्रों पर जाति, हाउस बीच में ही एडजर्न कर दिया गया। चेयर की परमिशन से बोल रहे थे। इसको आप क्या कहिएगा? ये सरकार पैनिक में है, ये सरकार भयंकर फंसी हुई है। मोदी जी का ट्वीट और रील उसका पुष्टि करते हैं, सारी बात है, लेकिन स्वीकार करने को तैयार नहीं। और स्वीकारोक्ति क्या कि इस देश में कोई आंदोलन भी चल रहा है? बाकी तो छोड़ ही दीजिए, आंदोलन की एग्जिस्टेंस नहीं मान रहे। तो ये करोड़ों आंदोलन को जनजी ही कहाँ मान रहे हैं? ये तो सर कह रहे हैं कि ये अराजक है। इनका सांसद वो कह रहा है कि ये छात्रों का आंदोलन नहीं है, छात्रों के रूप में ये भेड़िए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने अभी थोड़े दिन पहले ही कुछ क्या आतंकी या क्या करके उसकी बी टीम बता ही दिया था उन्होंने।
एक और सांसद कोई राजस्थान का या कहाँ का, वो कुछ बता ही रहा था कि ये किस तरीके के लोग हैं, क्या है। टीवी मीडिया लगातार ये बता ही रहा है कि किस तरीके से अराजक लोग हैं। ये मैसेज चलाया जा रहा है कि री नीट जब हो गया तो जो छात्र थे जिनका सिलेक्शन हो गया वो खुशियां मना रहे हैं, जिनका नहीं हुआ वो आगे की तैयारी में लग गए। तो ये कौन लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब की जा रही हैं तो फिर आंदोलन को कैसे रिकॉग्नाइज कर लें, कैसे स्वीकार कर लें मोदी जी। राम प्रकाश जी, आरएसएस के बहुत बड़े तोपची है, बहुत बड़े तोपची। मैं कल चर्चा कर रहा था कि अभी आरएसएस का सिलेबस आने लग गया। तो आरएसएस का सिलेबस, आपको हार्दिक प्रसन्नता हो रही है मुझे बताते हुए, और इन सारे जैन जी को भी, कि वो सिलेबस बाहर आ गया है। आरएसएस का एक बड़ा तोपची है इंद्रेश कुमार, जिसको अपने राज्य में भी कोई नहीं जानता संघियों के अलावा, इतना लोकप्रिय नेता है वो, लेकिन संघ की टॉप लीडरशिप में। उसने क्या कहा आज, सीधे सीजेपी के प्रदर्शनों के पीछे विदेशी ताकतें। सीनियर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शनों के पीछे देश और विदेश की ताकतें शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि ये ताकतें नहीं चाहती कि भारत एक विकसित, मजबूत और शिक्षित राष्ट्र बने। विपक्षी दलों ने शुरुआत में परीक्षा का मुद्दा उठाया था, लेकिन बाद में वे भटक गए और अपनी राजनीति करने लगे। इतना भारी 56 इंची प्रधानमंत्री, विश्व गुरु, पूरी दुनिया में जिसका डंका बजता है, 56 इंची, उसकी सरकार रहते हुए अगर विदेशी ताकतें भारत में आंदोलन करा रही है, फिर आप कल्पना कर लीजिए, फिर तो प्रधानमंत्री को ही सत्ता में रहने का अधिकार नहीं बचा। ये तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही गलत मांग रहे हैं। मोदी और अमित शाह जैसी ताकतवर जोड़ी के बावजूद अगर विदेशी ताकतें भारत के अंदर, जब कोई आंदोलन प्रायोजित किया जाता है उसके अंदर पैसा भी होता है और तमाम चीजें होती है ना, तो वो सब कुछ हो रहा है और वो दोनों हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। तो इंद्रेश जी को बताना चाहिए फिर तो इस्तीफा जो है मोदी का मांगो, फिर तो प्रधान का तो इस्तीफा ही गलत मांग रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता दीजिए। तो ये इनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। हम पहले दिन से ही बात कर रहे थे कि एक बार आरएसएस को मैदान में आ लेने दीजिए, वो आ गई सामने आपके। तो बेसिकली राम प्रकाश जी, ये तो देखना पड़ेगा आपको कि सरकार किसी की एग्जिस्टेंस मानने को ही तैयार ना है, और जहां तक चलेगी मानेगी भी नहीं। ठीक, आपको जो करना है कर दीजिए। वांगचुक वाला रात को सीन क्रिएट किया, कितना शानदार, कितना शानदार सीन क्रिएट किया। रात को 12 बजे वहां जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं। अब अंधभक्त संकट में पड़ गए। अंधभक्त क्या करें, उनको लद्दाख से पकड़ के जेल में डाला था राजस्थान में, तब उनको विदेशी एजेंट बता रहे थे। ठीक, वो जब सीजेपी के प्रदर्शन पे आए तब सारे विदेशी एजेंट थे। अब रात को मोदी जी ने उनके स्वास्थ्य की कामना कर दी, डॉक्टरों की सलाह की कामना कर दी, फोटो ट्वीट कर दिया। अभी तक किसी जैन का नाम नहीं लिया, केवल वांगचुक का नाम लिया प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके। ठीक, और अब भक्तों को यह समझ में नहीं आ रहा कि वांगचुक का क्या करें। अब प्रधानमंत्री ने उनके स्वास्थ्य लाभ से लेकर सारी कामनाएं कर दी, उनको देशद्रोही बताने का प्रोजेक्ट पहले से चल रहा था। तो ये सरकार कब थूक कर कर क्या चाट लेगी, किसकी दोस्ती कर लेगी, किससे शत्रु भाव कर लेगी, यू नेवर नो। ये इनकी सबसे बड़ी, क्योंकि बेसिकली ये हर चीज को एक सोटे से आंकने के माहिर है कि जो भी आए कुचल दो। तो हर चीज तो कुचली नहीं जा सकती ना, कहां कहां कुचल दो। जंतर मंत्र पे आप क्या करोगे, आप 17 मेट्रो स्टेशन बंद करा दोगे, जल्दी बंद करा दोगे, अपने उसको क्या नाम है, इंटरनेट बंद करा दोगे, कनॉट प्लेस को जल्दी बंद करा दोगे। ये जो सारे देश में आंदोलन हो रहे हैं, इसका क्या करोगे आप। और ये मत भूलिएगा कि जयप्रकाश नारायण का भी आंदोलन ऐसे ही चला था, ऐसे ही आगे बढ़ा था। ये उससे कहीं व्यापक है। इसमें अभी तक केवल क्या था, अभी तक केवल युवा थे। अब हर आयु वर्ग के लोग, हर वर्ग के लोग, बुजुर्ग से लेकर के उस तरीके से अमीर गरीब कोई भी, 7वीं 8वीं के बच्चे भी प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके की बातें वो कह रहे हैं कि हमारे परिपूर्वजों ने क्यों नहीं मोदी को वोट दिया, भाजपा को क्यों नहीं लाए, वो सारे वीडियो सोशल मीडिया पे हैं। भाजपा की बखियां उधेड़ी जा रही है। ये पीढ़ी कितनी क्रिएटिव है, इसको अगर आप सोशल मीडिया खंगालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पिछले 5 दिनों में मोदी की लोकप्रियता क्या हासिल हुआ है। और जो रात को उन्होंने जिस भी अवस्था में वो वीडियो बनाई, उनके चेहरे के हाव भाव से लेकर, शब्दों से लेकर के, और जो उनका मनोभाव है पूरे का पूरा, और उसके बाद जो उसकी ट्रोलिंग हुई है, 30,000 से ऊपर कमेंट्स उसके हैं। 95% लोगों ने मोदी जी के बारे में वो बातें कही हैं जो मोदी जी की पॉपुलरिटी का एक आईना है। ज्ञानेश गुप्ता के जनादेश के जरिए वो उस कुर्सी पे जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पॉपुलरिटी कहां खड़ी हुई है, जन भावना कहां खड़ी हुई है। एक बार उस ट्वीट के जो मोदी जी की रील के ट्वीट है, उस पर एक बार कमेंट्स पढ़ लीजिए, आंखें खुल जाएंगी। सारे देश की खुल गई हैं, औरों की भी खुल जाएगी। जो अंधभक्त हैं शायद उसमें कुछ समय लगेगा, बाकियों की खुल गई। सर लेकिन अब जहां पर ये आंदोलन आकर के खड़ा हो गया है, मोदी जी का वीडियो आ गया, पहले ये मांग चल रही थी कि भाई
नरेंद्र मोदी अपना मुंह खोलें, फिर ये मांग हुई कि चर्चा करा ली जाए। इन सारी चीजों के बीच में नरेंद्र मोदी जी इनको कहीं रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, और उधर इस देश की जो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी जिनको कहा जाता था, वो सब एडवाइजरी जारी अपनी तरफ से वो बाकायदा नोटिस जारी कर रहे हैं कि देखो कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई इस प्रोटेस्ट में नहीं जाएगा। इस हद तक की मॉनिटरिंग चल रही है। इस हद, अभी टीवी मीडिया का मैंने जिक्र ही कर दिया, तमाम घेरेबंदी चल रही है यूथ से लेकर के इस पूरे देश में, और सबसे बड़े विपक्षी दल के सबसे बड़े नेताओं की। जिस तरीके से कल राहुल गांधी के घर के बाहर पुलिस फोर्स लगाई गई थी, क्या वो सामान्य था? और अब अगर इस परिस्थिति में इतनी घेरेबंदी चल रही है, उसके बावजूद भी अगर ये आंदोलन बढ़ता ही चला जा रहा है, उसके बावजूद भी सरकार क्यों नहीं चेत रही है? क्या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने की मजबूरी ही वजह है? फर्जी 56 इंच का ढकोसला, उसके अलावा कुछ नहीं। आपने रील देख ली, आपने ट्वीट देख लिया, उसमें किसी को रिकग्नाइज नहीं किया। अगर ये आंदोलन हो ही नहीं रहा तो कल सरकार ने 4 बार क्यों आमंत्रित किया था प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए? तो ऑन रिकॉर्ड की बात है। और इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इस समय भी जो उनका प्रवक्ता है सीजेपी का सौरभ दास, वो भी पहले गया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, अब वो जगह बदल करके बातचीत का ढोंग चल रहा है। जब इनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो फिर बात किससे कर रहे हो आप? सवाल तो यह आएगा ना। वांगचुक को तो अनशन तोड़वा के जूस पिला के छुट्टी कर दी, ठीक हो गया, बढ़िया, उनकी जान बच गई। अब ये जो बातचीत का प्रपंच चल रहा है, इसके बारे में क्या कहिएगा? जब प्रधानमंत्री के 3 मिनट के, पौने 3 मिनट के वीडियो में आंदोलनकारियों का जिक्र नहीं है, तो बातचीत किस और क्यों कर रहे हो फिर, अगर आंदोलन नहीं है तो देश के लिए? इस समय बातचीत चल रही है जब मैं और आप ये वीडियो रिकॉर्ड करें, उसमें होना जाना कुछ नहीं है। सरकार का खेल समझ लीजिए। आपने यूनिवर्सिटीज का जिक्र किया, देश की 2 टॉप यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू, उनके ट्वीट दिखा दीजिएगा, मैंने बाकायदा भेजा है, जिसमें स्टूडेंट्स को कहा गया है कि डेजिस्ट कीजिए, इस तरह की जगह पर नहीं जाना, वरना आपके लिए एकेडमिक कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। यानी कि लोकतांत्रिक आंदोलन में भाग लेने को रोकने के लिए बच्चों को धमकी दी जा रही है, युवाओं को धमकी दी जा रही है। ठीक, तो ये तो परिस्थिति देश के अंदर बन गई है। जो एकेडमिक स्वतंत्रता की बात थी, बाकायदा ऑफिशियल ट्वीट है राम प्रकाश जी, राहुल गांधी ने उसको उस पर जवाब लिखा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी बच्चों को इस तरीके से वो करने की। जेएनयू का भी यही हाल है, जेएनयू में भी बाकायदा। तो जो संघीय वाइस चांसलर बिठाते हो आप, उनका ये लाभ है। हिंदुस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज है, मैं तो अपने यहाँ रोहतक में देखता हूँ, मुख्यमंत्री के साथ संघ का फलाना, उसके बाद जिला अध्यक्ष, फिर संघ का फलाना प्रचारक, सुबह से शाम तक संघ के पूरे वो बना रखे हैं, उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसका तो आंदोलन का इतिहास है भाई, और वहां पर ये परिस्थितियां क्रिएट करके आप क्या करना चाह रहे हो? अभिव्यक्ति की आजादी तो पहले ही पता है आपने जिस हालत में पहुंचा दिया है। कम से कम बच्चों का जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, उसका अधिकार तो मत छीनिए कम से कम। तो ये सारी परिस्थिति है। और अभी ऑफिशियली क्या कह रहे हैं कि जितेंद्र सिंह और अपने जेपी नड्डा, इनकी ऑफिशियल ड्यूटी लगा दी गई है बातचीत की। लेकिन कहीं पेपर पे है ये क्या? कहीं पेपर पे है? सरकार ने जो रात को वांगचुक के साथ जो किया, बातचीत की, जो 3 पॉइंट किए, उसमें धर्मेंद्र प्रधान का कहीं जिक्र है? वांगचुक साहब किस काम के लिए अनशन पे बैठे थे? उनकी बर्खास्तगी पे। उनका जो वीडियो आया उसमें कहीं उस बात का जिक्र है? बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, अनशन से उठ के अच्छी बात है, लेकिन कमाल देखिए सरकार का खेल। क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे गेम के पीछे सरकार नहीं थी? वांगचुक वहां पर एक समर्थक के तौर पे आए थे इस आंदोलन में, उन्होंने अनशन शुरू किया, और अब वो किस दिशा में लेके गए सरकार कि इसका अनशन खत्म करा दोगे तो ये जेएनजी घर बैठ जाएगी। जेएनजी खेल समझ रही है। जैसे ही वांगचुक साहब को रात को जूस पिलाया, सरेआम पूरे देश से घोषणा होने लगी, हजारों जगह से, कि आंदोलन जारी रहेगा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे। तो ये जो चीज है ना, युवा जाग गया है, सरकार आज भी सो रही है। और सो किस बात पे रही है? ड्यू टू देयर ओवर कॉन्फिडेंस। उनको ये पता है कि अब जब चाहेंगे इसमें विभाजन कर देंगे, आंदोलन में कूद फाट कर देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे, पुलिस का यूज कर लेंगे, पैरामिलिट्री बुला लेंगे। उनको यही भाषा आती है। मुझे ये बताइए कि जो काम फैसला मोदी और शाह को करना है, वहां जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा टाइम खराब करने के अलावा उस बातचीत में कुछ करेंगे? इसलिए मैंने लिखा कि बातचीत का प्रपंच शुरू, प्रपंच ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। मोदी जी को 1 सेकंड लगता है धर्मेंद्र प्रधान को ड्रॉप कर देंगे, लेकिन वो उसकी चर्चा ही नहीं करे, वो तो आंदोलन की चर्चा नहीं कर रहे, बच्चों के रोष की चर्चा कर रहे हैं। तो जो आंदोलन को रिकग्नाइज नहीं करेगा तो उसको एड्रेस क्यों करेगा? और ये मैं आपको 1000 बार ये चर्चा में और आप कर चुके हैं
कि आरएसएस के मेन सिलेबस में यही चीज है कि किसी प्रॉब्लम को रिकग्नाइज ही मत करो, एक्सेप्ट ही मत करो। जब एक्सेप्ट नहीं करोगे तो बाकी सारी चीजें जो तो उसकी सॉल्यूशन तक तो बात नहीं जाएगी। वही मोदी जी कर रहे हैं जो 100 साल से ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। तो ये लगातार परिस्थितियां दिख ही रही हैं। राहुल गांधी अपने डिमांड पर अड़े हुए हैं। मोदी जी का वीडियो खारिज हो चुका है पूरी तरीके से, विपक्ष ने साफ खारिज कर दिया है उसको। सीजेपी और सरकार की बातचीत भी फिलहाल भले ही जगह बदली जा रही हो, जो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो बात बनती हुई नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं इस पे स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। उन्हें भी ये पता है कि उनके ऊपर दबाव कितना बड़ा है। इस परिस्थिति में अगर आंदोलन से वो भी जरा भी इधर उधर हुए तो यूथ उनका क्या हश्र करेगा, शायद वो समझ रहे हैं। इसलिए वो भी इस तरीके की बात में फंसना नहीं चाहते और वो सीधे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए। यानी विपक्ष को हर तरीके से यूथ का साथ मिल रहा है और यूथ को हर तरीके से इस जो भी प्रोटेस्ट कहीं से किसी भी तरीके से हो रहा है उसका पूरा पूरा समर्थन मिल रहा है। ये वजह है कि नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे के काम, जो 18 घंटे वो काम करते हैं, उसमें से समय निकाल करके उनको वीडियो भी बनाना पड़ गया है। देश कितना इस वीडियो बनाने के इसमें जो समय वेस्ट हुआ होगा, उससे देश कितना पीछे चला गया होगा, इस बात का अंदाजा इस देश के लोगों को लगाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से सवाल और बढ़ाना चाहिए, यही एकमात्र उपाय है। जी राम प्रकाश जी, जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो चल रहा है उसमें रुपए की कीमत वापस 97 पे चली गई है। कहीं चर्चा है, गोल संसद सेशन में है, प्रधानमंत्री ट्वीट और वीडियो बना रहा है, रील बना रहा है। जो चंदा चोरी का जो खेल था पूरा का पूरा, चढ़ावा चोरी का, वो सारा बैकफुट पे चला गया, कहीं गायब। तो ये बीजेपी और आरएसएस का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। एक के बहाने दूसरे, दूसरे के बहाने तीसरे, ये सोच रहे कि हम बच के निकल जाएंगे। देश की जनता जाग गई है। अब आने वाले दिनों में इनका संकट, इनका क्राइसिस, इनका पैनिक और बढ़ने वाला है। बी रेस्ट एश्योर्ड। अब ये एसओपी देश के लोगों को समझ में आ गई है। मुद्दे कहीं जाने और दबने वाले नहीं है, क्योंकि टीवी मीडिया के सहारे ही अब मुद्दे तय नहीं होते। सोशल मीडिया पर लगातार इन सारी चीज़ों की बात भी कहीं ना कहीं चल रही है, लेकिन चूंकि इस समय यूथ का प्रोटेस्ट है, इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में वही है। जैसे ही यहाँ कोई सोल्यूशन निकलेगा, वापस से लोगों के सवाल जो है वो आकर के खड़े हो जाएंगे कि हाँ भाई बताओ जरा, चढ़ावा चोरी में तुम्हारी जांच कहाँ तक पहुंची, हाँ भाई बताओ डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारा क्या कर रहा है, हाँ भाई बताओ एफटीए में तुम क्या हासिल करके लाए देश के लिए। किसान लगा हुआ है ना इसी में, किसान ने छोड़ा नहीं है। तो मुद्दे अब भटकाए नहीं जा सकते, ये तय हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।